हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं, पार्ट 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे हमारे दोनों इंपॉर्टेंट लॉज को। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। अगर मैं आपको रिकैप दूं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने अच्छे से केमिकल फॉर्मूलेस पर कमांड करी, जो आज भी मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स बने हो केमिकल फॉर्मूले से, दुनिया का कोई भी कंपाउंड अगर आपको उसका केमिकल फॉर्मूला बनाना है और उसमें आपको जरा सा भी डाउट आ रहा है, तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं आप लोगों के लिए नया सेशन ऐसे ही लाता रहूंगा। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके अंदर 9th क्लास में हमें 2 लॉज कवर करने हैं। 11th क्लास में यही लॉज बढ़कर 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो हम समझने जा रहे हैं, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। और सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इस चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है, पर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट 1 और पार्ट 2 में उठाया था, केमिकल फॉर्मूले। अब मैं आपके लिए सेशन 3 जो हमारा बनने जा रहा है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर, और इसमें आपको ध्यान रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसका एक और नाम है, आप इसी को लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। 11th क्लास में कुछ लॉज आपके और आ जाते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी आ जाता है, गे-लुजैक्स लॉ भी आ जाता है, गैसियस वॉल्यूम का, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, राइट। अभी आपको बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ध्यान रखना है। आई होप लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो 2 लॉज मैंने लिखे, ये आप अच्छे से नोट मेकिंग करिए इसकी। अब मैं 1 बाय 1 आपको क्लियर करता हूं। तो हेडिंग दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, 18th सेंचुरी का ये लॉ है, बहुत पुराना। अगर हम कहें केमिस्ट्री में सबसे बेसिक लॉ की अगर बात करें, सबसे पुराने लॉ की अगर बात करें, तो वो कंजर्वेशन ऑफ मास का है। ऐसे ही आपको फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना होगा आगे, ऐसे ही आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ना होगा। ये सब 9th क्लास का ही पार्ट है फिजिक्स में, आगे हम कवर करेंगे इसको। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपको ध्यान रखना है, अगर हमें स्टेटमेंट लिखने को आए तो क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास इट states that mass can neither be created nor be destroyed. Mass can neither be created nor be destroyed in a, स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, in a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे आप, हम इतना ध्यान रखते हैं कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक्सेप्शन है स्टूडेंट आज के समय में इसका। ठीक है, कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में डिस्ट्रॉय होता हुआ हमें दिखता है। जब हम E=mc² के लिए मैं आपके लिए नया सेशन लाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। आज अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो उतना वैलिड नहीं है,
क्योंकि आप समझ रहे हैं बहुत बेसिक लॉ है 18th सेंचुरी का, गिवन बाय फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लवोइशियर सर। ओके, तो पर आज भी हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि कुछ चीजों को छोड़कर आज भी ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल है। ठीक है, समझते हैं। मास को ना तो, अब रटना नहीं है इसको, पहले स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं। मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ये आप भी इतनी हिंदी समझ पा रहे हैं, ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी मास को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है एक्स्ट्रा, और ना ही उसको जो मास है हमारे सामने, ना ही उसको कम किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ध्यान ये रखना है इन अ केमिकल रिएक्शन, इतना नहीं है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी आर स्टडिंग हियर इन टर्म्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये वर्ड। अब मैं आपको बताता हूं ये वर्ड क्या है। देखिए, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी मैं एक इक्वेशन को रिएक्शन कब कहूंगा, केमिकल रिएक्शन, तो ध्यान रखना है जब भी आपस में कुछ रिएक्टेंट्स कंबाइन होके कोई प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे इसको समझिए स्टूडेंट, फिर इस पर आता हूं मैं। केमिकल रिएक्शन समझिए, जैसे ए एक एलिमेंट है, एक सब्सटेंस है, इसने B2 के साथ, ये भी एक एलिमेंट है, मॉलिक्यूल फॉर्म है। अभी बताऊंगा मैं मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं। और दोनों ने आपस में रिएक्शन करी, हमारे पास एक नया सब्सटेंस आया AB2। ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। हियर ए रिएक्ट्स विद, प्लस का साइन स्टूडेंट्स बताता है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है, कंबाइन हो रहा है। रिएक्ट वर्ड हार्ड लग रहा है, हटा दो, कंबाइन कर लो। ए एलिमेंट B2 के साथ कंबाइन होके एक न्यू केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, AB2। इसको एरोहेड बोलते हैं, इसको एरोहेड बोलते हैं। एरोहेड के लेफ्ट में जो भी चीजें होती हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। एरोहेड के राइट हैंड साइड में जो आपको सब्सटेंस दिख रहा है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो तब मैं कहूंगा कि मेरे पास ये जो एक इक्वेशन है, ये जो एक एक्सप्रेशन है, इसको केमिकल रिएक्शन कब कहूंगा मैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कुछ सब्सटेंस आपस में कंबाइन होके कुछ नया केमिकली न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उसमें सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड। ये जो सारा कुछ आपने पढ़ा ये क्या था, ये फिजिकल चेंजेस थे, ये फिजिकल चेंजेस थे। सेकंड चैप्टर में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो वही तो है ये, इट इज आर केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब समझिए कि कंजर्वेशन ऑफ मास को हम केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। कुछ एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एलिमेंट्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कार्बन के नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब है वन। अभी मैं आपके लिए एटमिसिटी पर अभी आपको मैं स्टेटमेंट बताऊंगा कि एटमिसिटी किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास का, 3rd चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी थोड़ी देर में मैं आपको क्लियर करूंगा, एटमिसिटी, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, आते हैं अभी उस पर, ठीक है। अभी समझिए, तो
कार्बन के नीचे कुछ नहीं है, मतलब सिंगल मोनो एटॉमिक, ठीक है। ऑक्सीजन के नीचे 2 एटम्स हैं, तो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो डायटोमिक स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, जो अभी एटमिसिटी में हम समझेंगे। अभी मैं कंजर्वेशन ऑफ मास समझा रहा हूं, तो अभी हम पूरी तरीके से इसी को फोकस करेंगे। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आपको भी पता होगा स्टूडेंट्स, 6th 7th 8th क्लास की बेसिक रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ने एयर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करी और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फॉर्म किया। ये केमिकल रिएक्शन है, ये न्यू सब्सटेंस है। फिजिकल चेंज में न्यू नहीं होता कुछ, ध्यान रखना है। न्यू का मतलब यह अब आप वापस नहीं जा सकते। अब आप ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्लिट करके आप कार्बन और ऑक्सीजन बना लोगे, बिल्कुल नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन करी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, बना। अब देखिए, तो यहां पर ये केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन पर हमें कंजर्वेशन ऑफ मास समझना है, ठीक है। मास नीड्स टू बी कंजर्व्ड इन दिस केमिकल रिएक्शन, वरना लॉ फेल कर जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन में ले आया हूं। अब देखते हैं कि मास कैसे, मास कंजर्व रहेगा। मास कंजर्व रहने का मतलब है रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। भूलना मत कभी इस बात को, क्या बोला मैंने, ऐसे नहीं रटना। मास को ना तो क्रिएट, ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसमें? केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। यानी रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के, प्रोडक्ट भी स्टूडेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं, मान लीजिए लेड नाइट्रेट है मेरे पास, अभी बनवा दूंगा मैं आपको कि कैसे बनाइए। लेड नाइट्रेट, लेड मेटल, नाइट्रेट नॉन मेटल। लेड नाइट्रेट, ये जब हीट की मदद से इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास लेड ऑक्साइड आएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ये लीजिए, बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए। यहां मेरे पास रिएक्टेंट एक ही है बस, यहां मेरे पास रिएक्टेंट 2 हैं, प्रोडक्ट एक है। यहां पर मेरे पास रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट कई सारे हैं। तो एग्जांपल्स की कमी नहीं स्टूडेंट्स, धीरे धीरे समझेंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन करी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। अब देखिए, तो यहां पर हम समझेंगे कि किस तरह से इस पर मास का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिस लॉ की हम बात कर रहे हैं, ये किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। यानी मास यहां पर कंजर्व कैसे है। कंजर्व होने का मतलब मास बैलेंस्ड रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको फील करिए। अभी आप जैसे ही मैं कराऊंगा आप एकदम रिलैक्स्ड मोड में आ जाएंगे कि भैया ने क्या बताया। आ रही बात समझ में? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहां पर देखिए, कार्बन, अब मैंने आपको जो बताया था 1 से लेकर 20th एटॉमिक नंबर तक आपको एलिमेंट्स ध्यान रखने हैं। आज मैं आपके साथ मास भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास होता है इसका 12U। 12U मतलब यूनिफाइड मास की यूनिट बेटा, एटॉमिक मास की यूनिट। पहले AMU होता था, एटॉमिक मास यूनिट, पूरा ऐसे लिखते थे AMU। एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में लिखते थे A.M.U, AMU। अब AMU को और सिंप्लीफाइड कर दिया गया है, U बोलते हैं, यूनिफाइड मास, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर है इसका 6, मास नंबर है 12U। और किसकी जरूरत पड़ रही है? ऑक्सीजन। अभी जिसकी जरूरत पड़ रही है मैं आपके सामने रख रहा हूं, फिर मैं 1 to 20 पूरा मैं आपको मास बता दूंगा सभी का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और मास है इसका 16U। कईयों का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, उसका 2 मल्टीपल ही मास होता है और कईयों का ऐसा नहीं होता है। तो रटना नहीं है कि ऐसा ही भैया ने बताया था और सबका ऐसे होता है, नहीं, सबका नहीं होता ऐसे। जैसे सोडियम,
ठीक है, 11 उसका एटॉमिक नंबर है, मास तो उसका 22 नहीं है, मास उसका 23 U है, ठीक है, तो सबका नहीं। मैग्नीशियम है ऐसा, उसका एटॉमिक नंबर है 12 और मास है 24 U, तो कुछ का होता है कुछ का नहीं, इन दोनों का तो है। आइए, मास की जरूरत पड़ेगी ना भाई, तो इसीलिए तो मास हम निकाल रहे हैं यहां पर। तो कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 ग्राम, ग्राम में भी आप बोल सकते हैं, एक एटम का, एक ही है भाई, एक ही एटम है, और तो नहीं लगे हैं, दो तो नहीं है, मोनोएटॉमिक है, तो 12 ग्राम। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूंगा तो ऑक्सीजन, स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 U, 16 ग्राम। तो 2 एटम्स का 2 इंटू 16 विच मीन्स 32 ग्राम। तो ये आया 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 32 ग्राम। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आया 44 ग्राम, ठीक है, 224314, 44 ग्राम। कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 32 ग्राम। रिएक्टेंट का मास, क्या बोल रहा हूं मैं, मास कंजर्व रहना चाहिए। मास कंजर्व रहने का मतलब है मास ना तो न्यू प्रोड्यूस होगा, ना ही मास जो है हमारे पास एग्जिस्टिंग उससे कम भी नहीं होगा। मतलब मास, अगर मैं ये कह रहा हूं ये मास है, तो मास ना तो डिस्ट्रॉय होके ये डाउनफॉल देखने को मिलेगा, ना ही कुछ राइज होगा, तो क्रिएट भी नहीं होगा, यानी इसी फॉर्म में ये इसी बैलेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, मास कंजर्व रहने का मतलब है मास ना तो क्रिएट होगा, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर नहीं जाएगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर नहीं जाएगा, तो मास कंजर्व रहेगा। मास कंजर्व रहने का मतलब है मास को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही जो एग्जिस्टिंग मास है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कंजर्व रहेगा। कंजर्व मैं बार बार बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, कंजर्व रहने का मतलब है यहां पर फिक्स्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम बदलेगा नहीं। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो। कंजर्वेशन कंजर्वेशन कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे उसका कंजर्वेशन है, उसका मतलब है कि उसको ना तो और ज्यादा प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, अप्लाई करके देखते हैं। केमिकल रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, यही तो है कंजर्वेशन। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। आइए, 44 ग्राम आ गया स्टूडेंट्स मेरा रिएक्टेंट का मास। चलिए, किसी भी कंपाउंड, ये कंपाउंड है ना, दो एलिमेंट है इसमें, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स इज मैटर अराउंड अस प्योर में आपने पढ़ा होगा, एलिमेंट, कंपाउंड्स। कुछ भी डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर अगला सेशन लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। तो आपने कंपाउंड समझा होगा। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन है ना। देखिए इसका मास कैसे निकालेंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुछ आप एक कंपाउंड दिया जाएगा और कंपाउंड का आपको फॉर्मूला, यूनिट मास या मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। आ रही बात समझ में? आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया अमोनियम सल्फेट, है ना, बढ़िया सा है अमोनियम सल्फेट। कई सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। अमोनियम सल्फेट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और आपको अगर मास निकालने को आ गया कि बताइए फॉर्मूला, यूनिट मास, या एग्जामिनर ने पूछा आपसे मॉलिक्यूलर मास, तो कैसे निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से ही आप समझ जाएंगे। आइए, तो कार्बन का देखिए, एक एटम है कार्बन के, तो एक एटम का कार्बन का मास 12। जैसे ही दूसरे एलिमेंट पर जाओगे प्लस का साइन लगाओगे। भाई एक एटम है कार्बन का, ओनली वन एटम, तो कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? 12। दूसरे एलिमेंट पर, भाई कंपाउंड है ना ये, यहां तो हो गया हमारा कि एक एटम का डायरेक्ट लिख दिया हमने, फिर इसका अलग से लिख दिया क्योंकि अलग अलग है, यहां कंबाइंड फॉर्म में है। तो पहले कार्बन का लिखोगे, एक एटम है, दो होते तो 2 × 12, 5 होते तो 5 × 12, प्लस में
ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो 2 इंटू में 16। जैसे एक टॉफी 16 रुपए की है, एक टॉफी 16 रुपए की है तो 2 टॉफी 32 रुपए की होगी, 32 रुपीज की। वही तो कर रहा हूं, यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी मेथड जो फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा है सभी ने। तो एक एटम का मास होता है 12, तो इसको तो 1 इंटू भी दिखाने की जरूरत नहीं, सीधा आप 12 लिख दोगे। प्लस में जैसे ही एक से ज्यादा आएंगे तो एक का आपको ध्यान रखना है, जितने भी एटम्स होंगे यूनिट का जो भी आंसर होगा, यूनिट मतलब ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 ग्राम, तो 2 एटम्स का 32, 3 एटम्स का 48, 4 एटम्स का 16 इंटू 4 64। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब देखिए यहां पर कितना आ गया, 12 प्लस 32, 12 प्लस 32 44 ग्राम। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, रिएक्टेंट का मास भी 44 ग्राम है और प्रोडक्ट का मास भी 44 ग्राम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूरी तरीके से एप्लीकेबल होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हुआ। कोई भी रिएक्शन लेंगे आप तो उसमें आपको ध्यान रखना है जो भी रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। आपके सामने है स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट का ओवरऑल रिएक्टेंट का मास कितना है 44 ग्राम, जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसका भी मास कितना है 44 ग्राम। 44 ग्राम बराबर 44 ग्राम, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूरी तरीके से लॉ है भाई, अप्लाई तो होगा ही। कुछ एक्सेप्शन छोड़ दीजिए आप, जो हम बात करेंगे इक्वल टू mc² के कॉन्टेक्स्ट में। बाकी रिएक्शन के अंदर ये पूरी तरीके से इस अप्लाई होगा जो मैंने आपको करके दिखाया। आप कोई और रिएक्शन लेंगे, मान लीजिए कोई और रिएक्शन ली, कोई और रिएक्शन लेने का मतलब है जैसे मान लीजिए मैंने लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखनी है कि अगर रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड होने का मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा, तभी ये लॉ अप्लाई होगा, मास कंजर्व होता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन 10th क्लास का टॉपिक है लेकिन 9th क्लास में भी आपको समझना पड़ता है, तभी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्चुअली कॉन्सेप्ट के साथ समझ पाएंगे। देखिए कार्बन का एक एटम, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम, कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है प्रोडक्ट, यहां पर जरा बताना मुझे कार्बन के कितने एटम्स हैं, CO2। प्रोडक्ट साइड देखिए बस एक है, रिएक्टेंट साइड देखिए एक ही है, यानी कार्बन बैलेंस्ड है। यानी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन का मतलब है कि पूरी जो आपकी केमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट्स हैं और प्रोडक्ट में जो भी कंपाउंड बना उसको भी एलिमेंट अंदर कर लीजिए, माइंड में उसको डिसोसिएट कर लीजिए और देखिए कि क्या उनके एटम्स इक्वल हैं। अगर एटम्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है वो पहले से ही केमिकल रिएक्शन कई बार बैलेंस आपको मिलेगी, जैसे कि ये है। लेकिन यहां देखिए मैग्नीशियम का एक एटम, मैग्नीशियम का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, यहां पर ऑक्सीजन का एक ही एटम है स्टूडेंट्स। तो अगर आप लगाने जाओगे, आप करके देखना, लॉ आपका कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं होगा। आप करके देखना और मुझे बताना। तो मैं आपके लिए बैलेंस करने जा रहा हूं, ये पहले से ही बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स बैलेंस्ड है पहले से ही। लेकिन यहां पर ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो सबसे पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद फिर आपका कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो अप्लाई होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, इफ we have a particular chemical reaction which is not balanced, then what we will do, we will perform a particular balancing of chemical reaction। देखिए कैसे, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है, इसको पहले करेंगे। अगर वैसे आप करोगे तो मैग्नीशियम का जो मास होता है एक एटम का वो 24 ग्राम होता है। आप लोग करके देख लो 24 ग्राम। ऑक्सीजन अगेन ये तो अब आपको याद हो चुका होगा 32 ग्राम।
लो स्टूडेंट्स, आप देखो यहां पर कितना आ रहा है, 4 to 6 56 ग्राम। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, एक ही एटम है, इसका भी एक ही है, तो 24। जैसे ही दूसरे एटम पर जाऊंगा प्लस लगाऊंगा, फिर उसका मास, एक एटम का कितना होता है 16 ग्राम। 24 ग्राम प्लस 16 ग्राम कितना आया 40 ग्राम, और ये 56 ग्राम। लॉ फेल हो गया। तो लॉ क्या ही रहा, अब क्या रहा है, अंदर की वो बात है वो मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। 10th क्लास की यहां पर है, हम हेल्प ले रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो अप्लाई केमिकल रिएक्शन में तभी होगा जब आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होगी। तो ये आपको बहुत ध्यान से इस बात को समझना है कि किस तरीके से हम बैलेंसिंग इसकी करेंगे। तो बैलेंसिंग के लिए आपको बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है, हिट एंड ट्रायल मेथड है स्टूडेंट्स, कोई बहुत ज्यादा इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं करनी है। देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम्स है ना, यहां ऑक्सीजन के कितने, एक ही है, तो ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड में कभी भी 2 आप यहां अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे, ना ही 2 यहां लगाएंगे, ना ही 2 पीछे लगाएंगे। पूरा कंपाउंड है तो वो अपने आगे ही हमेशा एटम्स लेगा, तो 2 आप लगाएंगे यहां पर। बात आ रही है समझ में? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का तो एक ही एटम है, तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, यहां ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम जो 2 लगाने जा रहे हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा और हमेशा कंपाउंड के, या कोई एलिमेंट है स्टूडेंट, हमेशा उसके आगे, उससे पहले यहां पर एटम्स को हम असाइन करते हैं, लगाते हैं, लिखते हैं, जो भी बोलिए आप। तो यहां पर मैं 2 लगाऊंगा, तो आप ध्यान से समझिएगा, ये जो 2 मैंने यहां करा, तो 2 1 जा 2, ये जो यहां नीचे 1 है, इससे ये जो आगे मैंने 2 लगाया, इससे मल्टीप्लाई होता है। तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए 2। ऐसे ही मैग्नीशियम के भी फिर कितने हो गए, बोलिए, मैग्नीशियम के कितने हो गए 2 1 जा 2 एटम्स। तो ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हो गए, क्योंकि आगे लगा। तो सबसे, अगर मान लो 3 एलिमेंट्स होते, यहां मान लीजिए कुछ x मान लीजिए, और x के नीचे मान लीजिए मैंने 2 लगा दिया, तो x के कितने एटम्स हो गए 4। x के कितने एटम्स हो गए 4। मेरी बात आ रही है समझ में या नहीं? ठीक है, कमेंट सेक्शन में यस करिएगा अगर सारी बातें समझ आ रही है तो यहां पर 2 एटम्स ये जो मैंने लगाया, तो ये ऑक्सीजन के लिए लगाया, लेकिन बेचारा मैग्नीशियम भी 2 बन गया, क्योंकि मैग्नीशियम भी 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब बिगड़ गया केस हमारा, पूरी तरीके से क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए, मैग्नीशियम बेचारा बिगड़ गया। कोई बात नहीं, मैग्नीशियम को भी बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं, मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं। पूरी केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी, जब तक पूरी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तब तक आपको ध्यान रखना है, बैलेंसिंग आपको करते रहना है, जब तक कि सारे एलिमेंट्स बैलेंस ना हो जाएं। आई होप समझ आ रहा होगा। यहां 2 लगाते ही ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ, पर मैग्नीशियम के भी तो 2 एटम्स हो गए। तो अब पूरे में देखिए कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है, रिएक्टेंट देखना और प्रोडक्ट देखना है, बस और कुछ नहीं देखना। अब यहां पर रिएक्टेंट देखिए, मैग्नीशियम तो बेचारा सिंगल एटम है, और यहां मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं, तो यहां पर मैं आगे 2 कर दूंगा, तो 2 1 जा 2, मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हो गए। तो अब पूरी तरीके से देख लीजिए केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब लॉ अप्लाई करते हैं बढ़िया से, रिएक्टेंट का मास शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, तो 2 इंटू में मैग्नीशियम के एक एटम का मास होता है 24 ग्राम, तो 48 ग्राम। मैग्नीशियम के एक एटम का मास होता है 24 ग्राम, 2 एटम्स है, 2 इंटू 24 48 ग्राम। याद हो चुका होगा, एक एटम का मास ऑक्सीजन के 16 ग्राम, तो 2 एटम्स का 32 ग्राम। तो 48 प्लस 32, रिएक्टेंट का मास 80 ग्राम आ चुका है, रिएक्टेंट का मास 80 ग्राम आ चुका है। प्रोडक्ट का देख लेते हैं, 2 इंटू में मैग्नीशियम के एक एटम का 24 ग्राम, प्लस में ऑक्सीजन के एक एटम का 16 ग्राम। क्या किया समझ पा रहे होंगे आप, नॉर्मल मैथ्स।
ठीक है, जो भी कंपाउंड के आगे जो भी एटम है उसको बाहर रखिए, पहले कंपाउंड का पूरा निकालिए, उसके बाद लास्ट में उस 2 से 4 से 5 से जो भी है मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू में 24 प्लस 16 40 ग्राम, 2 इंटू में 40 ग्राम, तो 80 ग्राम इज इक्वल्स टू 80 ग्राम। रिएक्टेंट का मास इक्वल है प्रोडक्ट के मास के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज बीन अप्लाइड। बात आ रही है समझ में? तो इस तरीके से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझेंगे। आई होप समझ आ गया होगा। और दुनिया भर की जो भी रिएक्शन लीजिए आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस तरीके से एप्लीकेबल मिलेगा। ये था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नोट्स अच्छे से लूज शीट्स में या जो भी आपकी नोटबुक है उसमें बनाते चलिए और डाउट्स पूछते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट या हम डेफिनिट भी बोल सकते हैं प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। अभी मेरी एक क्लास है तो सेशन जल्दी मैं ओवर करूंगा, तो थोड़ा सा आपको ये मैं समझा देता हूं, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट लॉ समझेंगे। देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूंगा तो अब इसको देखिए, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। इसमें ध्यान रखना है ये जो कांस्टेंट वर्ड है क्या मतलब है इसका? फिक्स्ड, डेफिनिट, निश्चित। यानी अगर मैं बात करूं इन अ केमिकल सब्सटेंस, अगर इसको हमें लिखना है कि एक केमिकल सब्सटेंस के अंदर या एक केमिकल कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, इन अ केमिकल सब्सटेंस, साथ साथ लिखेंगे, इन अ केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज, in a chemical substance the elements are always present in a fixed or definite proportion or ratio by mass। स्टूडेंट्स ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक एक बात ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट भी जैसे मैं आपको बता रहा हूं ये सारी नोट करिए, जो एग्जाम्पल दे रहा हूं सब चीजें सिर्फ समझा के नहीं निकल जाऊंगा। आपकी जो डेफिनेशन है एक एक वर्ड में आपके साथ यहां पर आपको समझाऊंगा। एक केमिकल कंपाउंड के अंदर, एक केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कॉमन नेम होता है इसका क्विक लाइन, जो आप पेंटिंग करते हैं, ठीक है, जो चूना होता है, व्हाइट पाउडर है जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड मैंने लिया एक कंपाउंड, तो कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड आप समझ रहे हैं, CaO, कैल्शियम का Ca होता है, कैपिटल C स्मॉल a, और ऑक्सीजन उसके साथ है, मतलब कैल्शियम और ऑक्सीजन गैस जब रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये कंपाउंड है, कैल्शियम और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, तो कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है। उसके अब मैं आपको अप्लाई कर रहा हूं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जो कैल्शियम और ऑक्सीजन है वो मास के कॉन्टेक्स्ट में, मास के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड रेशियो में है। मतलब जैसे मैंने H2O का एग्जांपल लिया, मैंने लिया टैप वाटर,
मैंने लिया रेन वाटर, और मान लीजिए मैंने लिया सॉल्टी वाटर। ठीक है, टैप वाटर, रेन वाटर, सॉल्ट वाटर। अब देखिए, है तो वाटर ही, है तो वाटर ही। अब वो चाहे टैप वाटर, यानी नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड, रिमेंबर दिस पॉइंट, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट, मतलब वो कंपाउंड हैज बीन ऑब्टेन्ड, the elements are always present in a definite proportion by mass। तो चाहे आप टैप वाटर लीजिए या रेन वाटर या कैसा भी पानी, ओशन वाटर मान लीजिए, ये वर्ड्स, वाटर का मतलब है H2O, H2O, H2O। अब ये H2O कैसा भी है, पानी है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 इंटू हाइड्रोजन के 1 एटम का मास होता है 1 ग्राम, 2 इंटू 1 प्लस, प्लस हटा दीजिए। ठीक है, जैसे ही दूसरे एलिमेंट पे जाओगे अब रेशियो लगाओगे, जैसे ही दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे वैसे ही रेशियो का साइन आएगा। ऑक्सीजन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसका मतलब 1 एटम का मास कितना होता है 16 ग्राम। तो 2:16 यहां कर रहा हूं स्टूडेंट्स, 2:16। तो 2:16 आपके पास क्या आएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आएगा 1:8। ये 1:8 इसका क्या है फिक्स्ड, ये पूरी तरीके से फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास है। इसी को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का स्टूडेंट्स और कोई मतलब नहीं है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मींस नथिंग, इट्स जस्ट नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स यू हैव ऑब्टेन्ड दैट कंपाउंड। आपने किसी भी जगह से, आपने ऑस्ट्रेलिया का पानी लिया, ठीक है, वहां के किसी ओशन का, आपने इंडिया से लिया, आपने कोई कंपाउंड मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूं, तो कैल्शियम ऑक्साइड आप किसी और फॉरेन कंट्री से लेकर आए, इंडिया से लिया, कहीं फैक्ट्री से कुछ भी, कोई भी कंपाउंड आपका हो, धरती पर आपने कहीं से भी वो कंपाउंड ऑब्टेन किया, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड। द एलिमेंट्स, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, कितना भी बड़ा वो कंपाउंड है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हमेशा मास के कॉन्टेक्स्ट में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। सभी का 1:8 होगा। चाहे टैप वाटर लो वो भी 1:8 है, चाहे रेन वाटर लो वो भी 1:8 है, चाहे ओशन वाटर लो वो भी 1:8 है। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कैल्शियम ऑक्साइड की मैंने बात करी, मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये कहीं से भी आप ऑब्टेन करो, इसको कहीं से भी आप पिक करो। कैल्शियम ऑक्साइड है तो हमेशा ध्यान रखना है 1 एटम है कैल्शियम का मतलब 40 ग्राम। जैसे ही दूसरे एटम पर जाओगे रेशियो लगाओगे, प्लस मत लगा देना। ऑक्सीजन का भी 1 एटम मतलब 16 ग्राम। 40 को 16 से क्या आएगा तो देख लेते हैं, 8 5 जा और 8 2 जा, तो 5:2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड हमेशा 5:2 के रेशो में मास के टर्म्स में होता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड में जो कैल्शियम और ऑक्सीजन है, ध्यान से समझिए, कैल्शियम ऑक्साइड में जो कैल्शियम और ऑक्सीजन है, ये कैल्शियम और ऑक्सीजन मास के रिस्पेक्ट में 5:2 के रेशो में हमेशा यूनिवर्सल है, रहेंगे। चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड आपने किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया हो, भारत से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, यूरोप से, कहीं से भी,
तो ये बात आपको ध्यान रखनी, ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आज यहीं तक रखते हैं क्लास, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और मैं आपके लिए क्वेश्चन देकर जा रहा हूं, एक बढ़िया सा केमिकल फॉर्मूला आपको बनाना है। डाउट आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा अगले सेशन में। केमिकल फॉर्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम या कैल्शियम कर लीजिए, कैल्शियम, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट। दूसरा क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे बढ़िया से, ओके। कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आयन बता दे रहा हूं, क्योंकि अब मैं आपको जो भी केमिकल फॉर्मूले दे रहा हूं वो कॉम्प्लेक्स आयन पर बेस्ड दे रहा हूं। कॉम्प्लेक्स आयन समझ लीजिए, पिछले सेशन में भी मैंने आपको बताया था, दो नॉन मेटल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं और उन पर जो भी चार्ज होता है उसे कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। तो आपको 5-6 ध्यान रखने हैं। एक तो हाइड्रोक्साइड आयन, बुक में भी आपको टेबल में गिवन है, वहां से भी आप फॉलो कर सकते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। अमोनियम आयन वैलेंसी कितनी है? अगेन 1। सल्फेट आयन, अरे स्टूडेंट समझ रहे हैं ना इस बात को, ये कुछ नहीं है यहां पर, मतलब 1-, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको। समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहा हूं? तो ये ध्यान रखना, ऊपर अगर सिर्फ माइनस और प्लस है उसका मतलब -1, माइनस का मतलब -1, प्लस का मतलब +1। प्लस चार्ज हटा देंगे तो वही वैलेंसी हो जाएगा। सल्फेट आयन SO4 ये हेडिंग डालिए, कॉम्प्लेक्स आयन। सल्फेट आयन SO4 इसके बाद SO4 के बाद नाइट्रेट आयन NO3 नाइट्रेट आयन। और क्या बच रहा है आपका? 10th क्लास का एक हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन होता है, उसको रहने देते हैं। नाइट्रेट आयन के बाद आपको ध्यान रखना है हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन। एक ले लीजिए कार्बोनेट आयन, लास्ट फॉस्फेट आयन। ये आपको कॉम्प्लेक्स आयन ध्यान रखने हैं। नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन। अगेन ये जो ऊपर जो चार्ज है इसी को वैलेंसी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन H सल्फाइड नॉन मेटल एलिमेंट बड़ा है, तो बाद में उस सल्फर का सल्फाइड, ऑक्सीजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का नाइट्राइड, ठीक है, इस तरह से। तो हाइड्रोजन H, ये सल्फाइड मतलब सल्फर, वैलेंसी लिखेंगे तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की 2, तो ये क्या बन जाएगा? H2S। लेकिन ये यहां पर कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है, ये तो बेसिक है। अब मान लीजिए मुझे बनाना है सोडियम नाइट्रेट, मैंने दिया तो नहीं है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, या मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na। देखिए कार्बोनेट मतलब कॉम्प्लेक्स आयन है, कार्बोनेट CO3। आयंस में मत दिखाना, जब फॉर्मूले में जब सिंबल यहां पर असाइन करते हैं तो फिर चार्ज नहीं दिखाते, वो वैलेंसी में। तो सोडियम की वैलेंसी है 1, कार्बोनेट की वैलेंसी है 2। CO3 पर कितना आयन है? 2 मतलब उसकी वैलेंसी माइनस हटा देना बस। तो इस तरीके से आप फॉर्म करेंगे Na2CO3।
ये आपका सोडियम कार्बोनेट बन के तैयार हो गया। हर क्लास में मैं आपको केमिकल फॉर्मूला जरूर बताऊंगा, क्योंकि 10th क्लास में भरे पड़े हैं ये, और आपको अगर साइंस लेनी है तो इनसे आपका पीछा नहीं छूट सकता। तो मैं इसीलिए बार बार आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन आपको ध्यान रखने हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन और फोस्फेट आयन। और यहीं पर मैं सेशन को ओवर करूंगा। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करते रहिए। सी यू ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।